हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम रूल नंबर 20 ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 20 ये बोलता है कि अगर एपेलेट कोर्ट जो है उसको ये लगता है कि सफिशिएंट पार्टीज जो हैं केस की वो ज्वाइन नहीं हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल एपेलेंट जो हैं उन्होंने सारे के सारे रिस्पोंडेंट्स का नाम अपनी अपील में नहीं डाला है। उस केस में क्या होगा? उस केस में एपेलेट कोर्ट जो है वो हियरिंग को एडजर्न कर देगा, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग लगा देगा और वो एपेलेंट को बोलेगा कि अपील आप ढंग से फाइल करो और जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन सबके नाम आप चेक करो और सबके नाम डालो, जो छूट गए हैं उनके भी आप नाम अपील में ऐड करो। ओके, तो ये हो सकता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 21 पे। रूल नंबर 21 ये बात करता है उस केस के बारे में जहां पे रिस्पोंडेंट जो थे हमारे उनके खिलाफ एक्स पार्टे अपील को सुन लिया गया था। ओके, और उसके बाद रिस्पोंडेंट के खिलाफ जजमेंट आ गई थी। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने हियरिंग फाइल करी, हियरिंग की डेट डिसाइड करी 10 जून की डेट उन्होंने डिसाइड करी है। इस दिन पे जो अपेलेंट है जिसने अपील फाइल करी है वो तो कोर्ट में आ गए, लेकिन रिस्पोंडेंट नहीं आए थे। अब 10 जून को कोर्ट ने हियरिंग करी और जो हमारे रिस्पोंडेंट है उनके खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट फाइल कर दी, यानी कि उनको बिना सुने उनके खिलाफ जजमेंट पास कर दी। अब रूल नंबर 21 ये बोलते हैं कि जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट को प्रे कर सकते हैं कि सर 10 जून को मैं बहुत बीमार पड़ गया था और इस केस की वजह से मैं उस दिन कोर्ट में नहीं आ पाया था, प्लीज आप मेरे को एक और चांस दो एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय केस। इस केस में री हियरिंग की प्रे जो है वो रिस्पोंडेंट कर सकता है। ओके, बिकॉज उसके पास एक सफिशिएंट रीजन था, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि सर मेरे को समन्स ही ढंग से सर्व नहीं हुए थे, इसलिए मेरे को पता ही नहीं था कि हियरिंग 10 जून को होनी है। ये भी एक सफिशिएंट रीजन हो सकता है जिसके बेसिस पे जो री हियरिंग है वो ऑर्डर कर दे कोर्ट। अगर कोर्ट री हियरिंग ऑर्डर कर देगा तो फिर केस दोबारा से चलेगा और जो एक्स पार्टी जजमेंट जो है वो सेट असाइड हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा एंड केस फिर प्रॉपरली चलेगा और रिस्पोंडेंट को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने केस को रखने की। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 22 के ऊपर। इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं रिमाइंड कराता हूं। आपको पता होगा कि एक जजमेंट के दौरान काफी सारे इश्यूज पे जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक जजमेंट में, एक केस में 5 इश्यूज थे, कोर्ट ने 5 इश्यूज को फ्रेम किया था, तो हर इश्यूज पे सेपरेट कोर्ट का डिसीजन आएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारा एक केस है, उसमें 4 इश्यूज थे, इशू 1, इशू 2, इशू 3 और इशू 4। ओके, अब इशू नंबर 3 जो है वो कोर्ट ने एपेलेंट के फेवर में डिसाइड किया था। एपेलेंट के फेवर में इशू नंबर 3 वाज डिसाइडेड। ओके, बट इशू 1, 2 और 4 ये डिसाइड हुए थे हमारे रिस्पोंडेंट के फेवर में। ओके, इस केस में जो ओवरऑल जजमेंट जो था ना, ओवरऑल जजमेंट वो भी रिस्पोंडेंट के फेवर में डिसाइड हुआ था। इशू 1, 2, 4 भी रिस्पोंडेंट के फेवर में आए थे और पूरी का पूरा जो जजमेंट है वो भी रिस्पोंडेंट के फेवर में आया था। अब इस जजमेंट के खिलाफ जो हमारे एपेलेंट है उन्होंने अपील फाइल कर दी। ओके, अपील के दौरान जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ओवरऑल जजमेंट जो है उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इशू नंबर 3 जो अपेलेंट के फेवर में डिसाइड हुआ है ना, उसको आप दोबारा से एक बार देखिए एंड उसमें इशू नंबर 3 जो है वो मेरे फेवर में डिसाइड होना चाहिए था। 2 जजमेंट जो है वो मेरे फेवर में आया है,
लेकिन इशू नंबर 3 जो है वो भी मेरे फेवर में आना चाहिए था। तो ये आर्ग्यूमेंट रिस्पोंडेंट अपील के दौरान कर सकता है। रिस्पोंडेंट कैन मेक दिस आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द अपील, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अपील, दैट इशू नंबर 3 भी जो है वो मेरे फेवर में आना चाहिए था। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 22 बोलता है। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 ये बोलता है कि एपेलेट कोर्ट जो है उन्होंने अगर लोअर कोर्ट की डिग्री को रिवर्स कर दिया हो, यानी कि ट्रायल कोर्ट एक चीज बोल रहा हो और हमारे एपेलेट कोर्ट है वो दूसरी चीज बोल रहे हैं, उसने लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है उसको चेंज कर दिया, उस केस में क्या होगा, हमारे एपेलेट कोर्ट जो है वो दोबारा से रिमांड कर देंगे उस केस को, यानी कि वो जो केस है उसको रिमांड कर देंगे लोअर कोर्ट को, और लोअर कोर्ट को बोलेंगे कि भाई आपका जो डिसीजन है उसको हमने रिवर्स कर दिया है, एंड अगर आपने कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर करी हुई है इस डिग्री की उसको आप रोक दो, बिकॉज अब जो है डिसीजन चेंज हो चुका है। ओके, तो केस को दोबारा से आप लोअर कोर्ट में भेज दोगे, और अगर एग्जीक्यूशन ऑलरेडी चल रही है वो रोक दी जाएगी। रूल नंबर 23 ये बोलता है, रूल नंबर 23 ए ये बोलता है कि केस जो है उसमें दोबारा से ट्रायल को भी ऑर्डर करा जा सकता है। अपेलेट कोर्ट जो है वो एक केस को बोल सकता है कि दोबारा से इसका ट्रायल हो, रीट्रायल का भी ऑर्डर अपेलेट कोर्ट कर सकता है। ओके, रूल नंबर 24, रूल नंबर 24 क्या बोलता है इसको हम रीड करते हैं। Where the evidence upon record is sufficient to enable the appellate court to pronounce judgment, the appellate court may, after resettling the issues, if necessary, finally determine the suit, notwithstanding the judgment of the court from whose decree the appeal is preferred. यानी कि अगर sufficient evidence appellate court के सामने मौजूद है उस केस में, वो एक अपील को फाइनली डिटरमाइन कर सकता है। ओके ओके, तो अपील के दौरान एक केस को फाइनली डिटरमाइन किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि एक केस में अब किसी भी इशू में डिसीजन आना बाकी नहीं है, पूरे का पूरा केस जो है वो फाइनली खत्म हो चुका है, अपीलेट कोर्ट ने उस पर डिसाइड कर दिया। ओके, तो ये जनरल सा रूल है ये। अब हम आते हैं रूल नंबर 25 पे। रूल नंबर 25 ये बोलता है कि जो हमारे अपीलेट कोर्ट है, अगर उनको लगता है कि एक केस में इश्यूज जो हैं वो ढंग से फ्रेम नहीं हुए हुए हैं, या फिर इश्यूज कुछ इश्यूज तो फ्रेम ही नहीं करे गए हैं, उस केस में अपीलेट कोर्ट जो है इश्यूज को दोबारा से फ्रेम करेगा, या फिर कोई एडिशनल इशू फ्रेम करना है उसको फ्रेम करेगा, एंड उसको फ्रेम करने के बाद ट्रायल कोर्ट को बोला जाएगा कि हमने इश्यूज को दोबारा से फ्रेम कर दिए एंड नाउ आप इस पे ट्रायल करो। तो अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इश्यूज को फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को बोल सकता है कि नाउ इन इश्यूज के ऊपर जो हमने फ्रेम करे हैं इसके ऊपर आप ट्रायल करो। ओके, और जो हमारे अपीलेट कोर्ट हैं वो ट्रायल कोर्ट को ये भी बोल सकते हैं कि आप एडिशनल एविडेंस जो हैं वो भी ले सकते हो, यानी कि अगर आपने कोई एविडेंस पहले नहीं लिया था या फिर अब इश्यूज नए फ्रेम हुए हैं तो नए एविडेंसेस भी तो आएंगे, तो जो भी एडिशनल एविडेंसेस हैं उनको भी आप रिकॉर्ड करो। ओके, तो ये ऑर्डर जो है अपीलेट कोर्ट दे सकता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 26 पे। ये सिंपल सी चीज बोलता है कि अगर कोई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है लोअर कोर्ट, कोई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो जो है केस के रिकॉर्ड में आ जाएगा, एंड वो केस का जो रिकॉर्ड है उसमें उसको एडमिट कर लिया जाएगा। ओके, अब हम आता है रूल नंबर 26A पे। इसको रूल 26 से ये बोलता है दैट वेयर द अपीलेट कोर्ट रिमांड्स अ केस अंडर रूल 23 और 23A और फ्रेम्स इशू
and refers them for trial under Rule 25, it shall fix a date for appearance of the parties. तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो लोअर कोर्ट है उसमें अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के लिए भी एपेलेट कोर्ट डेट इशू कर सकता है कि इस डेट को आपको अब लोअर कोर्ट में जाना है और अपने एडिशनल एविडेंसेस जो है वो देने हैं. ओके अब हम आते हैं रूल नंबर 27 पे. रूल नंबर 27 क्या बोलता है? रूल नंबर 27 ये बोलता है कि जो पार्टीज है ना वो अपेलेट कोर्ट को प्रे कर सकती है कि सर लोअर कोर्ट ने हमारे इस एविडेंस को एडमिट नहीं किया था एंड वो रॉन्गफुल था, उनको एडमिट करना चाहिए था फिर भी उन्होंने नहीं किया, एंड नाउ वी वांट कि आप जो हैं वो इस एविडेंस को एडमिट कर लीजिए और इस पे हियरिंग करिए. तो ये चीज हो सकती है कि जो एविडेंस जो है लोअर कोर्ट ने एडमिट नहीं किया था वो उसी एविडेंस को एपेलेट कोर्ट जो है वो एडमिट कर सकता है. ऐसा जो है पार्टीज अपेलेट कोर्ट को प्रे कर सकती है कि हमारे इस एविडेंस को आप प्लीज एडमिट कर लीजिए. ओके यही हमारा रूल नंबर 27 बोलता है. रूल नंबर 28 ये बोलता है कि अगर एपेलेट कोर्ट ने पार्टीज को परमिट कर दिया है कि आप एडिशनल एविडेंसेस को लेके आओ, तो वो किस मोड में लेके आओगे, क्या मेथड होगा उसको लेके आने का, इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, फिजिकल मोड होगा, कौन से मोड में वो एविडेंसेस को आप कोर्ट में जमा करोगे, ये सब चीजें जो हैं वो एपेलेट कोर्ट ही डिसाइड करेगा. वही बताएगा कि किस मोड में आप एविडेंसेस को लेके आओ और किस वे में वो जमा होंगे. ओके तो यही रूल नंबर 28 बोलता है कि एडिशनल एविडेंसेस जो हैं वो किस मेथड से लेके आओगे वो हमको एपेलेट कोर्ट ही बताएगा. अब हम आते हैं रूल नंबर 29 पे. रूल नंबर 29 ये बोलता है कि अगर एक एडिशनल एविडेंस को एपेलेट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उस केस में एपेलेट कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि उस एडिशनल एविडेंस का कौन सा पार्ट एडमिट किया जा रहा है और कौन सा पार्ट एडमिट नहीं किया जा रहा है. पूरे का पूरा एविडेंस आप एडमिट कर रहे हो या फिर उसको सिर्फ एक पार्ट एडमिट कर रहे हो, ये चीज एपेलेट कोर्ट स्पेसिफाई करेगा. अब हम आते हैं रूल नंबर 30 पे. रूल नंबर 30 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो जजमेंट जो है ना वो हियरिंग जैसे खत्म हुई है उसी टाइम एपेलेट कोर्ट जजमेंट दे सकता है ओपन कोर्ट में, या फिर कोर्ट ये बोल सकता है कि आज तो हियरिंग खत्म हुई है, अब मेरे को कुछ टाइम चाहिए इसमें जजमेंट पास करने का. तो कोर्ट सपोज 1-2 महीने के बाद जजमेंट पास कर देगा और तब तक 1-2 महीने के लिए वो जजमेंट रिजर्व हो जाएगी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जजमेंट रिजर्व करने का क्या मतलब होता है. व्हेन अ जजमेंट इज रिजर्व्ड इसका यह मतलब होता है कि हियरिंग खत्म होगी उस केस में और जज को कुछ टाइम चाहिए जजमेंट को लिखने का. ओके तो 1-2 महीने बाद जब भी जजमेंट आएगी तब माना जाएगा कि वो केस ओवर हो चुका है, खत्म हो गया. ओके तो यही हमारा रूल 30 बोलता है. रूल नंबर 31 ये बोलता है कि एपेलेट कोर्ट जो है वो एक अपने जजमेंट में क्या क्या चीजें लिखेगा. वो लिखेगा द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन कि कौन से पॉइंट्स पे उसने केस को सुना है. ओके द डिसीजन देयर ऑन यानी कि हर पॉइंट पे कोर्ट का क्या डिसीजन है वो भी चीज बताएगा. द रीजंस फॉर द डिसीजन तो यानी कि जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है एपेलेट कोर्ट ने उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिसीजन, ये भी आपको लिखना पड़ेगा. एंड वेयर द डिग्री अपील फ्रॉम इज रिवर्स्ड और वेरीड द रिलीफ टू विच द अपेलेंट इज एंटाइटल्ड. यानी कि अगर जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया है उस केस में अपेलेंट को जिसने अपील फाइल करी है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये भी लिखना पड़ेगा आपको अपने जजमेंट में. एंड साइन डेटेड वगैरह होगा, टाइम वाइम जो है जो टाइम है जजमेंट का वो सब चीजें लिखोगे. ये फॉर्मेलिटीज जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस ये याद रखना है जो 4 पॉइंट हमें डिस्कस करें दैट पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए जजमेंट में, डिसीजन होना चाहिए, उसका रीजन क्या है और रिलीफ क्या दोगे आप अपेरेंट को. ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और आपको उसको साइन करना पड़ेगा. ओके
अब हम आते हैं रूल नंबर 32 पे। रूल नंबर 32 हम पढ़ते हैं इसको एक बार। द जजमेंट मे बी फॉर कंफर्मिंग, वेरिंग और रिवर्सिंग द डिग्री फ्रॉम विच द अपील इज प्रेफर्ड, और इफ द पार्टीज टू द अपील एग्री as to the form which the decree in appeal shall take, or as to the order to be made in the appeal, the appellate court may pass a decree or an order accordingly। तो मतलब appellate court जो है वो अपने डिग्री में ये चीज लिखेंगे कि मैं अपील को, मतलब जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ या उसको मैं सेम रख रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज जो है डिग्री में लिखी जाएगी बाय द appellate court। that whether the appellate court is reversing, varying, modifying the decree, क्या कर रहे हैं उस डिग्री के साथ, वो चीज आप स्पेसिफिकली लिखोगे। यही रूल नंबर 32 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 33 पे। रूल नंबर 33 ये बोलता है कि एक कोर्ट ऑफ अपील के पास पावर क्या है। एक कोर्ट ऑफ अपील के पास ये पावर है कि वो लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है उसको चेंज कर सकता है, उसको वेरी कर सकता है, या फिर उसको जैसा था उसको कंफर्म भी कर सकता है। ओके, कंफर्म, वेरी और रिवर्स भी कर सकता है वो। और चौथा, कुछ एडिशनल चीज है जो लोअर कोर्ट ने मिस कर दी थी, उसके ऊपर भी अपीलेट कोर्ट डिसीजन दे सकता है। यानी कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में लोअर कोर्ट साइलेंट था, उसने उसके बारे में बात ही नहीं करी थी, कोई ऐसा इशू, उस इशू पे भी अपीलेट कोर्ट जो है वो डिसीजन अपना दे सकता है। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 34 पे। रूल नंबर 34 ये बोलता है कि अगर एक अपील को, फॉर एग्जाम्पल 3 जजेस सुन रहे थे, 2 जजेस जो हैं वो बोलते हैं कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दो, एक जज बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था वो सही था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिसेंटिंग जज कौन से हैं? डिसेंटिंग जज वो हैं जो बोल रहे हैं कि अपील में डिसीजन को चेंज नहीं करना है, जैसा था उसी को आप कंफर्म कर दो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इस केस का डिसीजन क्या होगा? इस केस में ये डिसीजन होगा कि अपील को आप रिवर्स कर रहे हो बिकॉज 2 जजेस उस चीज के फेवर में है। लेकिन जो डिसेंटिंग जज है ना हमारे, वो जो है वो अपनी जजमेंट में ये लिख सकते हैं कि क्यों मैं मेजॉरिटी जजमेंट से एग्री नहीं कर रहा हूं, मेरे रीजन क्या है, वो सब चीजें जो हैं डिसेंटिंग जज अपनी जजमेंट में लिखेंगे। अब हम आते हैं रूल नंबर 35 पे। रूल 35 ये बोलता है कि एपेलेट कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वो डेटेड होना चाहिए प्रॉपर्ली, उसमें डेट होना चाहिए कि क्या डेट को हम जजमेंट पास कर रहे हैं, पार्टीज के नाम होने चाहिए, अपील का नंबर होना चाहिए उस पर। ओके, और जो हमारे डिसेंटिंग जज हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन से अलग बात बोली है, रूल नंबर 35 ये बोलते हैं कि उन जज को जजमेंट पे साइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो तो एग्री ही नहीं कर रहे जजमेंट से, तो साइन क्यों करवा रहे हो आप उनसे। तो रूल नंबर 35 ये बोलता है कि जो डिसेंटिंग जज है हमारे, उनको साइन करने की जरूरत नहीं है अपील के डिसीजन के ऊपर। ओके, रूल नंबर 36 ये बोलता है कि जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो है, मतलब जो अपील आ चुकी है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, अपील की जो जजमेंट आ चुकी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है, अगर पार्टीज पैसे देगी तो ही उनको मिलेगा। यानी कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट विल ओनली बी गिवन टू द पार्टीज व्हेन दे पे अ फी। अगर आप एक फी पे करोगे उसके बाद ही सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगी। रूल नंबर 37 ये बोलता है कि एक सर्टिफाइड कॉपी जो है जजमेंट की, उस कोर्ट को भी भेजी जाएगी जिस कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल हुई थी। यानी कि लोअर कोर्ट जो थी ना, उसको भी सर्टिफाइड कॉपी जाएगी कि सर आपका जो डिसीजन है उसमें चेंजेस हुए हैं या फिर उसको सेम रखा गया है, वो पूरे का पूरा जो जजमेंट है वो आप लोअर कोर्ट को भी भेजोगे। ओके, यही बोलता हमारा रूल नंबर 37। और अब हमारा ऑर्डर नंबर 41 कंप्लीट हो गया एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 42 पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच।